हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। दिसंबर की मंथली मैगजीन का एनालिसिस शुरू किया था। वी आर डन विद द थीम 1 एंड थीम 2, दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द इकोनॉमी पोर्शन। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो फर्स्ट टॉपिक इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। सो न्यूज़ में क्यों था? पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है विकसित भारत ग्रामीण एक्ट गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 वीबी GRMG, जी फॉर ग्रामीण, जो रिप्लेस करेगा MG नरेगा को, जो 2005 में आई थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्ट के? फर्स्ट, ये इन्हांस करेगा स्टैट्यूटरी वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो पहले 100 डेज ऑफ वर्क की जगह रिप्लेस किया 125 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, किसको? रूरल हाउस होल्ड को। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, पब्लिक वर्क्स को यूज करेगा टू बिल्ड वाटर, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कन्वर्जेंस एंड सैचुरेशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल लेबर बैलेंस, ये अवॉइड करेगा लेबर शॉर्टेजेस के इश्यूज को इन द फार्मिंग, जब पीक सीजन होता है उस टाइम, वाइल रिटेनिंग द वेज एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसके अलावा कन्वर्जेंट एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स को प्रमोट करेगा और उनको लिंक करेगा PM गति शक्ति के साथ। नेक्स्ट इज डिजिटल एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन करेगा थ्रू बायोमेट्रिक्स, GIS मॉनिटरिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड्स एंड AI इनेबल्ड ओवरसाइट। कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन इनटू विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक VBNRIS, एग्रीगेट करता है ऑल वर्क्स इनटू द विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, प्रायोरिटाइज करेगा वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। VGPP विकसित ग्राम पंचायत प्लान बेस्ड प्लानिंग होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द ग्राम पंचायत, मतलब बॉटम अप अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। सिक्योरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स, स्टेट्स को ये अलाउ करता है कि वो काम रोक सकते हैं फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज, जब सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन हो उस टाइम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इम्प्लीमेंटेड एज ए CSS, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होगी। नॉर्मेटिव अलोकेशन, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है, रूल बेस्ड फंड एलोकेशन देता है टू स्टेट्स विद एक्सेस एक्सपेंडिचर बोर्न बाय द स्टेट्स, अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते हैं दैट विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इक्विटेबल इंट्रा स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेटेड। नेक्स्ट इज देयर आर सम स्पेशल रिलैक्सेशंस, टेम्परेरी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो उस टाइम। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करा है बायोमेट्रिक से, GIE बेस्ड प्लानिंग से, रियल टाइम मॉनिटरिंग से। इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, सेंटर और स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल्स एस्टैब्लिश होंगे एंड स्टीयरिंग कमिटीज भी एस्टैब्लिश होंगी जो मॉनिटर करेगी और पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। वेज रेट स्पेसिफिकेशन जो ऑथराइज करता है सेंटर को कि वो वेज रेट्स बताएंगे। स्टेट स्कीम विद इन 6 मंथ्स, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट दिया गया है कि वो नोटिफाई करेगा इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कब से? 6 मंथ, जब 6 महीने के अंदर अंदर जब से ये एक्ट का कमेंसमेंट हुआ है तब से। दिस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्टेट को की ये ऑब्लिगेशन है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगा अगर काम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा अगर काम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा टाइम पे, प्रिजर्विंग द मिनिमम लीगल गारंटी फॉर लेबर। कंपैरिजन दिया है MG नरेगा और ये विकसित भारत ग्रामीण जो एक्ट है उसके लिए। फर्स्ट एस्पेक्ट है वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी, वो प्रोवाइड करता था 100 डेज, 100 दिन के लिए काम देता था रूरल हाउस होल्ड, ये प्रोवाइड करता है फॉर 125 डेज। नेचर ऑफ वर्क क्या है? मल्टीपल एंड स्कैटर्ड कैटेगरीज ऑफ वर्क विद लिमिटेड स्ट्रैटेजिक फोकस। यहाँ पे 4 प्रायोरिटीज एरियाज दे दिए गए जैसे वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी नरेगा में? MG नरेगा ने सेंटर के पास आती थी, बेयर्स द कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड वेज कॉस्ट, स्टेट बेयर द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इस विकसित भारत GRAMG में स्टेट कॉस्ट और जो रेशियो है वो 60:40 फॉर मोस्ट स्टेट और 90:10 जो स्पेशल कैटेगरी के रीजन है। जनरली 90:10 रहता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी के केस में, और बाकी जो नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है दैट इज 60:40। 60% सेंटर बियर करता है कॉस्ट, 40% स्टेट्स करते हैं। कुछ स्टैट्यूटरी पोज प्रोविजंस है। नो एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी पोज विंडो, यहाँ पे स्टेट नोटिफाई करेगा 60 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर जब काम नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा।
फंडिंग अप्रोच क्या है, दैट वाज इन एमजी नरेगा इट वाज डिमांड बेस्ड फंडिंग विद अनप्रेडिक्टेबल अलोकेशन। यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोच यूज हो रहा है विद द प्रेडिक्टिव बजटिंग while protecting the employment guarantee. प्लानिंग फ्रेमवर्क, ग्राम पंचायत प्लानिंग इज सेंट्रल, यहाँ पे इंटीग्रेट करता है इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को। कुछ कंसर्न्स हैं एक्ट के साथ। फर्स्ट इज लिमिटेड पार्लियामेंट्री एंड पब्लिक स्क्रूटिनी। बिल पास हुआ, बिल वॉज पास्ड हरिडली विद द लिमिटेड डिबेट एंड विदाउट वाइड पब्लिक कंसल्टेशन की एक तरह से कि एकदम से बिल पास हो गया, ज़्यादा पब्लिक कंसल्टेशन के लिए व्यूज़ नहीं मांगे गए, पब्लिक ओपिनियन नहीं मांगा गया, या ज़्यादा डिबेट नहीं हुई बैक पे बिल पे। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। द एक्ट वीकन करता है डिमांड ड्रिवन राइट बेस्ड कैरेक्टर ऑफ नरेगा बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ सप्लाई ड्रिवन एंड कैप्ड अलोकेशन मॉडल अंडरमाइनिंग द स्टैट्यूटरी राइट टू वर्क। नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ फेडरलिज्म, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर या नॉर्मेटिव फंड अलोकेशन या स्कीम का ऑपरेशनलाइजेशन, जनरली ये अल्टीमेट पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और जिसमें स्टेट्स का स्टेक कम हो जाता है। दिस वीकनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटिनी, कैसे, इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है ऑन द स्कोप, ग्रैनुलैरिटी एंड एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर्स। नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल सिस्टम, मैंडेट करता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी हो, जीपीएस मॉनिटरिंग कंपलसरी हो, डिजिटल डैशबोर्ड हो, विच कैन जो ये शो करता है कि टेक्निकल फेलियर्स एक्सक्लूजन हो जाए तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है या कोई फर्दर स्कोप नहीं प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज रिस्क फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन regime. अब DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, क्रिएट्स दी अनसर्टिनिटी, जब क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगी तो इट कैन रेज द कंसर्न फॉर द डेटा प्रोटेक्शन। सो दैट वाज अबाउट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस recently tabled its report. टाइटल क्या था, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एंड इमर्जिंग इश्यूज। न्यूज़ में था द रिपोर्ट इवेलुएट्स द एवोल्यूशन ऑफ IBC सिंस 2016 में पहले आया था, नोटिंग दैट व्हाइल इट हैज़ इम्प्रूव्ड इंडियाज रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी रैंक, तो पहले 136 थी, नाउ वी आर एट 52 एंड रैंक इम्प्रूव हुई है इंडिया की। इट करंटली फेसेस सिग्निफिकेंट सिस्टमैटिक हर्डल्स। कंकरेंटली एक लोकसभा सेलेक्ट कमेटी, जनरली पार्लियामेंट में कमिटीज़ होती है सेलेक्ट कमेटी, दो जब बिल का प्रोसीजर जो है कि बिल से एक्ट बनने की प्रोसेस में बिल पहले किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंशियल असेंट के पास प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए। तो उसमें कुछ स्टेजेस आती है, स्टेज फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में जनरल डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव या टाइटल अनाउंस किया जाता है, फिर गेजेटेड नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन से पब्लिश होता है, फिर आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को जनरली हम बोलते हैं कमेटी स्टेज की, जिसमें दो कमेटीज आती हैं, एक होती है सेलेक्ट कमेटी और एक होती है जॉइंट कमेटी। अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सेलेक्ट कमेटी में मेंबर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सेलेक्ट कमेटी में वही मेंबर्स होते हैं उसी हाउस के जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, वेरेस जॉइंट कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। तो लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी ने सबमिट किए हैं इसके रिकमेंडेशन ऑन IBC अमेंडमेंट बिल 2025। पहले IBC के बारे में देख लेते हैं। 2016 में आया था, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जो कंसोलिडेट करता है, जो कंबाइन करता है सारे इंडियन लॉज को दैट आर रिलेटेड विद द रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। एक पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम डेटर इन पोजेशन टू क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल। ये कोड अप्लाई होते हैं अंडर द जो वही कंपनीज जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप्स, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। तो ऑलमोस्ट सब पे एप्लीकेबल है। 4 पिलर्स हैं IBC के। फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ओवरसीइंग द IPs एंड IUs। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। सेकेंड पिलर रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स होंगे, सो बोर्ड ऑफ इंडिया इन प्रोफेशनल्स और यूटिलिटीज़ को रेगुलेट करेगा। प्रोफेशनल्स कौन होंगे, रेगुलेटेड जो मैनेज करेंगे कॉर्पोरेट डेटर्स एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस को। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जो थर्ड पिलर है, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज हैं जो कलेक्ट और वैलिडेट करेंगे फाइनेंशियल डेटा टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट। एंड फोर्थ पिलर इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल adjudicating insolvency proceedings for companies
LLPs, limited liability partnership, and debt recovery tribunals for individuals and partnerships. So there were 4 pillars of IBC code: Board of India, professional insolvency professional, information utilities, and adjudicating authority. Next is CIRP, corporate insolvency resolution process. First is initiation. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और दी CDs वो अप्लाई करेंगे टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉन अ डिफॉल्ट ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज़. अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होगी जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे और वो अपॉइंट करेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को. दे एंड मस्ट अप्रूव द रेजोल्यूशन बाय मिनिमम 66% वोटिंग शेयर. टाइमलाइन क्या होगी? 180 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक्सटेंडेबल टू मैक्सिमम 330 डेज तक इंक्लूडिंग द लीगल proceedings. Next is liquidation and other mechanism. Liquidation, if no resolution, अगर कोई resolution plan approve नहीं हुआ तो जो AA orders होंगे तो AA अगर approve नहीं हुए liquidation orders, so the proceeds are distributed via waterfall mechanism. Now there is PPIRP, pre-packed insolvency, एक फास्टर या हाइब्रिड फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली फॉर MSME रिक्वायरिंग कंप्लीशन विद इन 120 डेज. तो इसमें टाइम पीरियड कम है. अब लिक्विडेशन वाटरफॉल इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. सो फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट, उसके बाद है जो ड्यूज हैं या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज सैलरीज, उसके बाद आते हैं अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, फिर आते हैं गवर्नमेंट ड्यूज या रिमेनिंग डेट्स, एंड लास्ट में जो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. Success and behavioral change due to IBC. First is post-resolution revival. Resolved firms demonstrate significant operational and financial turnarounds within the जिसमें average sales increase देखी गई है by 76% in 3 years following resolution और total assets grow हुई हैं approximately 50%. Second is improved credit culture. Substantial reduction हुआ है in the average number of days loan account remain overdue. तो पहले इट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेंज ऑफ 248 टू 340 डेज जो होता था, अब वो आ गया 30 to 87 डेज एवरेज. नेक्स्ट इज डेट सेटलमेंट आउटसाइड द कोड. IBC इज डेटरेंट इफेक्ट हैज लेड टू द सेटलमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट डेट बिफोर द फॉर्मल एडमिशन. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, ये भी इंप्रूव हुआ है अबाउट 80% इन द पोस्ट रेजोल्यूशन पीरियड. अब कुछ की इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए हैं बाय द कमिटी. फर्स्ट इज लो रिकवरी रेट्स एंड एसेट वैल्यूएशन. इसमें है एक्सेसिव हेयर कट्स. क्रेडिटर्स रियलाइज अप्रोक्सीमेटली 170% ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू. तो ओवरऑल रिकवरी इज क्लेम्ड इज ओनली ओवरऑल रिकवरी जो क्लेम की जाती है दैट इज ओनली 32%. नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ एडमिशन. फर्म्स जनरली एंटर करती है IBC प्रोसेस में जब उनको पता है कि उनकी एसेट्स दे आर हेविली स्ट्रेस्ड या फिर इरोडेड है. नेक्स्ट इज वैल्यूएशन इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन एसेट वैल्यूएशन. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी ओवरलैप्स एंड लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स. सम ओवरलैप कॉन्फ्लिक्ट विद PMA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, enforcement directorate authority to attach assets under PMLA Act. ऑफन जो ओवरलैप करता है इसका jurisdiction with IBC is clean state principle deterring the potential bidders. कुछ गवर्नमेंट ड्यूज, देयर इज ऑनगोइंग एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज इन वाटरफॉल मैकेनिज्म, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में इट इज द गवर्नमेंट ड्यूज आर ऑन द लास्ट सेकेंड बिफोर द शेयर होल्डर्स. सो इसका भी एक कंसर्न है. नेक्स्ट इज डिलेज है या बैकलॉग्स हैं. CIRP टेक्स 713 डेज एवरेज वर्सेस लिमिट है इसकी 330 दिन की. MSME रिलेटेड इश्यूज, PPIRP हैज़ लो अपटेक, ओनली 14 केसेस लिए हैं उन्होंने मार्च 2025 तक. तो ये मिसयूज हो रहा है MSME रजिस्ट्रेशन का टू गेन दी कंसेशंस. इसे गवर्नमेंट कंसर्न्स है रिगार्डिंग एक्सेसिव पावर्स या पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स. अनदर इशू इज विद दी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी. इंडिया के पास प्रेजेंटली कोई रोबस्ट फ्रेमवर्क नहीं है जो हैंडल करे इंसॉल्वेंसी को, जहाँ पे एसेट्स बहुत सारी कंट्रीज में अगर स्प्रेड हैं तो. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं कुछ. फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड. ऑल्दो इसका प्रोविजन है इन द ओरिजिनल कोड बट दिस फंड रिमेन्स अनऑपरेशनलाइज्ड which could otherwise support resources, trapped proceedings और capacity building. तो ये अगर
इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगा, अगर रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए जा रहे तो दिट कुड हैव बीन यूज्ड इन अनदर प्रोजेक्ट और दूसरे किसी भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ किए जा सकते थे. दिस इज टेक्नोलॉजी डेफिसिट. कमिटी नोटेड दैट वाइल ई कोड्स एग्जिस्ट, फिर भी देर इज़ अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल फ्लुएंसी अमंग द जजेस और एक डेडिकेटेड कार्डर की ज़रूरत है हमें ऑफ आईटी प्रोफेशनल जो सपोर्ट करेगा ट्रिब्यूनल्स को. रिकमेंडेशंस दी हैं, रिकमेंडेशंस दी गई हैं कुछ रिपोर्ट में. फर्स्ट इज हमें ज़रूरत है कि हम स्ट्रेंथन करें जुडिशियल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को. जैसे इमीडिएट ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड का, ताकि हम रिसोर्सेज यूज़ कर सकें. डिलेज या जो बैकलॉग के केसेस हैं उनको जल्दी सॉल्व किया जाए और डिलेज में रिडक्शन किया जाए. एंड फ्रिवलस लिटिगेशन बाय इम्पोजिंग द मैंडेटरी डिपॉजिट, कि अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है, जैसे एमएसएमई वाले में कोई नहीं भी आ रहा है फिर भी कंसेशन लेने के लिए अगर उसमें एमएसएमई की कैटेगरी के अंडर आईबीसी के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके लिए कुछ मैंडेटरी डिपॉजिट होना चाहिए, एंड सो दैट हम फ्रिवलस लिटिगेशंस को रिड्यूस कर सकें. एक कंप्लायंस चेकलिस्ट की भी ज़रूरत है प्रोफेशनल्स के लिए भी, एंड COC टू इंट्रोड्यूस एडवांस रूलिंग्स एंड प्रमोट मीडिएशन. नेक्स्ट इज देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव द रिकवरी रेट्स एंड एसेट वैल्यूएशन. तो हमें ज़रूरत है कि हम लिक्विडेशन वैल्यू से शिफ्ट करें टू द एंटरप्राइज वैल्यू. अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करने की ज़रूरत है. टाइम बाउंड फोरेंसिक ऑडिट होने चाहिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है. सिंप्लीफाई PPIRP फॉर MSMEs, रिव्यू द वाटरफॉल मैकेनिज्म. क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए भी हमें कमेटी ने रिकमेंड किया है द सेलेक्टिव अडॉप्शन ऑफ UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी विद द मॉडिफिकेशन, जो इंडिया की अपनी फाइनेंशियल लीगल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करे या उसमें चेंज करके है इंडिया अपने लिए कोई फ्रेमवर्क अडॉप्ट करे जो एड्रेस करेगा उन एसेट्स को विच आर स्प्रेड अक्रॉस दी वर्ल्ड. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की जरूरत है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर शुड एक्सेलरेट द IT प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड केस मैनेजमेंट, जहाँ पे जजेस को भी ट्रेन किया जाए फॉर टेक्नोलॉजिकल फ्लुएंसी. सो दैट वाज अबाउट द IBC अमेंडमेंट. नेक्स्ट इज IMF ग्रेडिंग फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट्स डेटा. IMF असाइंड अ ग्रेड ऑफ C, इंडिया को ग्रेड C में डाला गया है फॉर द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. IMF's Data Adequacy for Surveillance Assessment Act as a technical audit of a nation's statistical health. 2025 में ये रिपोर्ट आई थी, highlighted the several critical aspects of India's data ecosystem. IMF के हिसाब से नेशनल अकाउंट डेटा आर अवेलेबल एट एडिक्वेट फ्रीक्वेंसी एंड टाइमलाइंस, जो ब्रॉडली एडिक्वेट ग्रैनुलैरिटी प्रोवाइड करते हैं. कुछ मेथोडोलॉजिकल वीकनेस है जो सर्विलेंस को हैम्पर करती हैं, एंड वारंट एंड ओवरऑल सेक्टोरल रेटिंग फॉर द नेशनल अकाउंट ऑफ C. कुछ अदर इंडिकेटर्स में फर्स्ट है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एक्सटर्नल सेक्टर मॉनिटरी या फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिसीव्ड अ B ग्रेड. IMF के 4 टियर डेटा एडिक्वेसी सिस्टम है IMF का. ग्रेड A में जहाँ पे डेटा एडिक्वेट हो फॉर सर्विलेंस. ग्रुप ग्रेड B आता है जहाँ पे डेटा है सम शॉर्टकमिंग बट इट इज़ ब्रॉडली एडिक्वेट. C में डेटा है शॉर्टकमिंग्स और जो हैम्पर कर सकता है सर्वेलेंस को. सो दिस इज ग्रेड C. एंड ग्रेड D में आता है दैट हैज डेटा जिससे सीरियस डेटा दैट हैज सीरियस शॉर्टकमिंग्स एंड सिग्निफिकेंटली वो हैम्पर करेगा सर्वेलेंस को. कुछ इश्यूज हैं विद इंडिया स्टैटिस्टिकल आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू IMF. फर्स्ट इज हमारा बेस ईयर आउटडेटेड है. जैसे इंडिया की GDP जब हम काउंट करते हैं अभी में हम 11-12 को बेस ईयर काउंट करते हैं. जनरली हम बेस ईयर वो लेते हैं जो नॉर्मल ईयर हो, नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर हो, या जिसमें कोई इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स नहीं हो, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, कोई बूम ना हो, या डिप्रेशन का सिनेरियो ना हो. तो एवरेज या नॉर्मल ईयर जो है जिनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, हम उस ईयर को कंसिडर करते हैं एज अ बेस ईयर. तो फर्स्ट इशू है कि हमारा बेस ईयर आउटडेटेड है. नेक्स्ट इज डिफ्लेटर इश्यूज हैं. IMF क्रिटिक द रिलायंस ऑन सिंगल डिफ्लेशन. सिंगल डिफ्लेशन कौन सा होता है? जब डिफ्लेटिंग आउटपुट वैल्यू ओनली रेदर देन डबल डिफ्लेशन, जहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट दोनों की कॉस्ट को एड्रेस करते हैं. WPI वर्सेस PPI. इंडिया लैक्स अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो मेजर करता है एवरेज चेंज, जो गुड्स एंड सर्विसेज में जो उनकी प्राइस में जो एवरेज चेंज हुआ होगा, ईदर एज दे लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और एज दे एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस. कॉन्सिक्वेंटली स्टैटिस्टिशियंस यूज WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो ट्रैक करता है गुड्स को टू डिफ्लेट द वैल्यू ऑफ सर्विसेज.
the next issue is data delays and informal sector. Current method जिस पे हम rely कर रहे हैं on the extrapolating informal sector growth using benchmarks that are over a decade old. So without an updated census जो इसकी accuracy को reduce करता है, and there is next point is production versus expenditure. IMF have noted the sizable discrepancies between GDP calculated from production side and the expenditure side. Now there are some impacts of poor data quality, poor statistical standards. So the first impact is policy decisions based on weak data. So outdated basket है, CPI basket में भी हम 2012 का पैटर्न यूज कर रहे हैं. That can distort the inflation estimates. हमें accurate precise या accurate data नहीं मिल सकता. Leading the RBI to set inappropriate interest rate, क्योंकि RBI के जो policy rates हैं that is based on the inflation क्या चल रहा है या market में money supply कितनी है. तो अगर हमारे पास accurate data नहीं होगा तो inappropriate policies rates decide किए जाएंगे. Next is hampering the welfare. Similarly, lack of updated census and poverty data जिसकी वजह से मिस अलोकेशन हो सकता है वेलफेयर फंड्स का, एक्सक्लूडिंग दी, जैसे कि शायद जो नीडी पीपल हैं, जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उन सर्विसेज की, फंड्स की, वो उसके परव्यू से बाहर रह जाएं. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. अगर कंट्री का जीडीपी डेटा में कुछ मेथोडोलॉजिकल वीकनेस है तो फॉर एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या दे मे फील रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन द कंट्री. इंटरनेशनल स्टैंडिंग. फॉर अ नेशन एस्पायरिंग टू बी अ $5 trillion इकोनॉमी, जो कंट्री एस्पायर कर रही हो टू बिकम अ कंट्री या इकोनॉमी लाइक दैट, तो उनके लिए इट इज क्विट एसेंशियल कि ग्लोबल नॉर्म्स के साथ उसके भी नॉर्म्स अलाइ करे. कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं एंड अपडेट्स टू इंडियाज नेशनल अकाउंट्स डेटा बाय MOSPI. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है. फर्स्ट इज रिवीजन ऑफ बेस ईयर फॉर नेशनल अकाउंट्स, कि हम बेस ईयर को रिवाइज करें 2011-12 से, हमें जरूरत है कि हम शिफ्ट करें 22-23 पे. नेक्स्ट रिलीज ऑफ न्यू GDP, CPI एंड IIP सीरीज, जहाँ पे बेस ईयर होगा 22-23, विल बी रिलीज्ड ऑन 27 February 2026. सो CPI के साथ साथ जो रीबेस किया जाएगा 2024 के हिसाब से IIP न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका भी बेस ईयर होगा 2022-23, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मई 2026 में लॉन्च होगा. नेक्स्ट एक्सपैंडेड एंड इम्प्रूव्ड द डेटा सोर्स एंड मेथड्स. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इंटीग्रेट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को विद द ट्रेडिशनल सर्वे डेटा, जिससे नेशनल अकाउंट एस्टिमेट्स को इम्प्रूव किया जा सके. सो मेथोडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है. Next is enhanced statistical survey framework. Sample design for the periodic labor force survey and annual survey of unincorporated sector enterprise have been enhanced, जिससे more frequent and granular estimates provide हो. And last is advisory and expert consultation. एक 26 member की advisory body constitute की गई है on the national account statistics टू गाइड कि वो मेथोडोलॉजी और अपडेट करेगी प्रोसेस को अराउंड द बेस ईयर रिवीजन एंड डेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स. कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है. फर्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन. 27th रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की, जिसने रेकमेंड किया था कि NSC को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना चाहिए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाए. मॉडर्नाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी, बेस ईयर रिवीजन सेम 22-23 पे बेस ईयर रिवाइज किया जाए. चेन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, मूविंग अवे फ्रॉम स्टैटिक बेस ईयर रिवीजन एवरी डिकेड. इंडिया शुड एक्सप्लोर अ चेन वेटेड सिस्टम वेयर जहाँ पे वेट्स डिसाइड अपडेट्स होंगे एनुअली टू रिफ्लेक्ट द रियल टाइम स्ट्रक्चरल चेंज. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की जरूरत है. न्यू सर्वेज इंट्रोड्यूस किए जाएं, जैसे एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज इज क्रिटिकल, जो रिप्लेस करेंगे ओल्ड एक्सट्रापोलेशंस विद एक्चुअल एनुअल डेटा for the informal sector. This is household income survey. India first ever official household survey launch करेगा, release करेगा expected in 2026, जो help करेगा to reduce the gap between income and expenditure estimates. Calendar adherence की जरूरत है कि government prioritize करे conduct of the census. Methodological shift की जरूरत है कि it is essential to move towards the double deflation, जहाँ पे input और output दोनों को consider किया जाए rather than कोई सिंगल या इनपुट बेस्ड डिफ्लेशन जहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज IMF
वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है यूएस में। 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है ग्लोबली और रिजोल्व करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 191 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शंस हैं कुछ इसके। इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करती है, इंकरेज करती है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, और डिस्करेज करती है पॉलिसीज को दैट हैज़ द पोटेंशियल टू हार्म दी प्रोस्पेरिटी। IMF कुछ रिपोर्ट्स लॉन्च करता है दीज आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर, तीनों रिपोर्ट्स पब्लिश करता है IMF। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटीज मार्केट कोड SMC बिल 2025 रेफर किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास। सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 बिल किस लिए है? इट इज टू कंसोलिडेट, रैशनलाइज एंड रिप्लेस 3 मेजर डिकेड्स ओल्ड की 3 लॉज को रिप्लेस करेगा सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल अगर ये एक्ट बन गया तो। अब वो 3 एक्ट कौन से हैं? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, SEBI Act, Security and Exchange Board of India Act 1992 and Depositories Act 1996. So overall further ये streamline करेगा role of Securities and Exchange Board SEBI को, ease compliance and inspire the investor confidence in the Indian securities market. अब आर्किटेक्चर क्या है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का? SEBI इसका रेगुलेटरी वॉचडॉग है। दिस इज प्राइमरी मार्केट जहाँ पे न्यू इश्यूज होते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स या प्राइमरी मतलब फर्स्ट न्यू इशू जो होंगे वो। सो कैपिटल इनफ्लो आता है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। द प्लेटफॉर्म वेयर कंपनीज एंड गवर्नमेंट रेजेस द फ्रेश कैपिटल बाय सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। अब ये मार्केट कंपैरिजन दिया हुआ है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होती हैं कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में, सेकेंडरी मार्केट में होती है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्केट में प्राइस फिक्स किए जाते हैं जब इशू हो रहे होते हैं शेयर्स हो या तब और सेकेंडरी मार्केट में ये फ्लक्चुएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर फाइनेंसिंग देखें प्राइमरी मार्केट में प्रोवाइड्स न्यू कैपिटल फॉर ग्रोथ क्योंकि फर्स्ट टाइम इशू किए जा रहे हैं यहाँ पे। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी या ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जनरली ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो सेकेंडरी मार्केट में जो होती हैं। ब्रोकर, the merchant banking and the underwriter, essential facilitators ensuring the professional conduct and flow of securities. So these 3 are the components. Secondary market, that is basically known as a stock exchange, जहाँ पे transactions हो रही है between the investors. Platform है जहाँ पे investors trade previously issued securities among themselves, providing the liquidity. SEBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, उसके कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद में। 1988 में बनी थी एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद थ्रू SEBI एक्ट 1992 हर्षद मेहता स्कीम हुआ था उसके बाद स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया जिसने रिप्लेस किया कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू CCI को, मूविंग द मार्केट फ्रॉम मेरिट रेगुलेशन टू डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या थी SEBI के? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को रेगुलेट करना, डिमांड एंड सप्लाई देखना, फेयरनेस इंश्योर करना और माल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करना एंड इन्वेस्टर्स को अवेयर करना या इन्वेस्टर एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रमोट करना। रोल्स एंड फंक्शंस है। फर्स्ट इज रेगुलेटरी रोल जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन होता है इंटरमीडियरीज का, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, ब्रोकर्स हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो। देयर आर सम प्रोटेक्टिव रोल्स एंड फंक्शंस जो प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, प्राइस मैनिपुलेशन को चेक करता है और उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मैनेजिंग द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। देयर आर सम डेवलपमेंटल रोल्स जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, रिसर्च को प्रमोट करता है, ट्रेनिंग को प्रमोट करता है टू मॉडर्नाइज द मार्केट। पावर्स क्या है SEBI की? क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी, पावर है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को ड्राफ्ट कर सकता है। क्वाजी जुडिशियल पावर्स है टू डिलीवर जजमेंट्स, ऑर्डर्स पास कर सकता है और पेनल्टीज भी इम्पोज करता है अगर फ्रॉड या अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है तो। एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव, इट हैज़ द पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस, इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और रेगुलेशंस इन्फोर्स कर सकता है अगेंस्ट द वॉयलेटर्स। जो अचीवमेंट्स हैं ऑफ SEBI इन मार्केट रेगुलेशन, फर्स्ट इज सेटलमेंट साइकिल, implemented the T+1 settlement cycle in January 2022 in making India the second major market after China जिसने पायलट किया है T+1 settlement cycle है, 1 settlement cycle।
नेक्स्ट इज डीमटेरियलाइजेशन, जैसे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को एलिमिनेट कर दिया थ्रू द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996. सम IPO रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड एज ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स, जो इंश्योर करता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फंड्स को टू लीव द इन्वेस्टर्स अकाउंट ओनली अपॉन अलॉटमेंट. ग्रीवेंस रिड्रेसल लॉन्च किया था स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, नाउ जिसको ऑपरेट कर दिया गया स्कोर्स 2.0 को. एक ऑटो रूट या कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म है. ऑल्गो ट्रेडिंग रूल्स established a framework requiring mandatory exchange approval for algorithms and unique algos IDs, जिससे मार्केट मैनिपुलेशन को रोका जा सके और ये मार्केट सेफ्टी को भी इंश्योर करता है. कुछ चैलेंजेस हैं जो सेबी फेस कर रही है. फर्स्ट इज एल्गोरिदमिक एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, कि रिटेल पार्टिसिपेशन रिली इंक्रीज हुआ है इन द एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, जिसमें रिस्क है बिकॉज ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन. क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन में भी सेबी इज फेसिंग दी चैलेंजेस, जैसे देयर इज अ रेगुलेटरी वैक्यूम रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसीज. क्या? while they are taxed 30% on the gains, but they are not formally regulated by SEBI. क्रिप्टो करेंसीज फॉर्मली सेबी रेगुलेट नहीं करता है, जिसकी वजह से इसमें इश्यूज होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, या इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड नहीं है एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज सर्वेलेंस एंड हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस. रिसेंट जो कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे हिडनबर्ग अदानी एलिगेशंस हैव टेस्टेड सेबी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज. क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड that SEBI struggle करता है to identify the ultimate beneficial owners in offshore funds and detect the complex market manipulations. Next is retail risk in derivatives. एक exponential rise हुआ है in the retail trading in future and options, जिसकी वजह से for SEBI it remains a challenge to protect the investors. There are some technological glitch also. Technical glitch manage करने में भी SEBI is facing the challenge at the market infrastructure institution and ensuring the operational resilience. Provisions दिए गए हैं in the Securities Market Code. First is increased board की strength increase कर दी. पहले 9 member थे, now it has been increased to 15 including the chairperson. इसमें से एक RBI officer होगा, 2 officials होंगे central government से, और जो 11 members होंगे at least 5 being whole time members. डेलीगेशन बिल एम्पावर करता है कि सेबी डेलीगेट कर सकता है इट्स पार्ट्स ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन फंक्शन टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड लीगल लैंग्वेज, जो ऑब्सोलीट या रिडंडेंट प्रोविजंस थे उनको रिमूव कर दिया है. ये अवॉइड करता है डुप्लीकेशन और यूनिफॉर्म रेगुलेटरी प्रोसीजर को इंश्योर करता है. नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, उसको एनलार्ज किया गया है. इट इंक्लूड्स द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स नाउ, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबको सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड करने का प्रोविजन है. नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल सेबी मेंबर्स मस्ट डिस्क्लोज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एंड एक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम relevant deliberations. इसमें वो सारे आएंगे including all those of family members also. Arms length separation, बिल ने एक statutory provision दिया है for separation of investigation and adjudicating functions. Currently a long standing criticism of current SEBI Act is that the investigation and adjudicatory powers coexist within the same organization. Next is decriminalization. Contraventions are classified into 2 categories में दिखाई, एक market abuse and second is minor and technological contraventions. Market abuse में आएगा जैसे insider trading, defaulting investors, जहाँ पे ये offense है, it has and affecting the criminal liability. Minor or technological contravention are shifted to civil penalties. So that was about the SEBI amendment bill. Next is corporate bond market in India. The Chief Executive Officer of नीति आयोग, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका टाइटल था डीपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया. सो अबाउट द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट सिक्योरिटीज होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टर लेंड करता है पैसा टू अ कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मेच्योरिटी.
कि डेट सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, जहाँ से उसको रेगुलर इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल का पेमेंट कब होगा, जब मेच्योरिटी डेट आ जाएगी तब होगा। Corporate yields measures the effective rate of return. It is not fixed like a bonds stated interest. जैसे बॉन्ड पे फिक्स होता है वैसे इस पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। It changes to reflect the price movement in a bond caused by fluctuating interest rate. So market पे डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। Corporate bonds tends to rise in value जब it has been a tendency that उनकी वैल्यू में इंक्रीज होगा when the interest rate falls and they fall in the value when the interest rate rises. So there is negative relationship between the price and the interest rate. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही तरह की कंपनीज डेट सिक्योरिटीज इशू करती हैं कैपिटल रेज करने के लिए। इंडियाज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज अप्रॉक्सीमेटली $53.6 trillion, 6 trillion rupees, having grown at a compound annual growth rate of nearly 12% over the last decade. अब types of instruments in bond market दे रखे हैं। Largest share is government securities, followed by the state development loans, that is 25%. Then the corporate bond is at 22%. Then comes the T-bills, treasury bills at 4%, and followed by commercial paper and certificates of deposit 2% each. So the largest share of instruments, type of instrument in the bond market is government securities, followed by state development loans. So around 98% of corporate bond issuance in India are conducted via private placement. So 98% of the transactions हो रही हैं via private placement. Significance of resilient corporate bond market in India. First is ये बैंक डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है, जैसे कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दैट bonds are better suited for long gestation projects as they offer long duration returns. ये लॉन्ग टाइम में ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, बॉन्ड yields often respond more immediately to RBI rate cuts compared to bank lending rates. So they are mainly affected because of the RBI's rate cuts as compared to the banks के जो lending rates हैं उनसे। Next is risk transfer mechanism, a deeper market support the development of risk mitigation tools such as credit default swaps, bond insurance and securitization जो allow करता है investors को कि वो transfer कर सकती हैं risk to the others. Next is financing emerging priorities, the central to mobilize the capital for the green and digital transaction जो infrastructure gap को reduce करता है। Urban development में भी well developed market paves the way for robust municipal bond market जो empower करता है local governments को कि वो capital raise करें for the public services and urban infrastructure. So there are some structural barriers that impede the bond market's full potential. First is regulatory overlap, जैसे SEBI हो गया, RBI हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जिससे ये मार्केट गवर्न होती है, तो इट इज़ ओवरलैपिंग इन नेचर उनका जुरिस्डिक्शन। एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर चाहिए होते हैं और अप्रूवल प्रोसेस भी लेंदी है फॉर द पब्लिक इशूज़ and it makes them costly and unattractive. Next is credit rating concentration. Indian market is heavily skewed towards top rated issuers with AAA plus and AA bonds accounting for 94% of total insurance in 2023. Investors के लिए कुछ constraints हैं, जैसे insurance companies and pension funds उनके लिए they face the regulatory restrictions जो prevent करता है उनको इन्वेस्ट करने के लिए इन द बॉन्ड्स दैट आर बिलो द AA रैंकिंग। नेक्स्ट इज वीकनेस इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फ्रेमवर्क. सो they face the challenge जैसे कि potential including the potential conflict of interest from the bias pays model, high entry barriers हैं for new credit rating agencies and instances of rating shopping. Next is limited secondary liquidity. India has a persistent buy and hold investment culture.
टैक्स एसिमेट्री के केस में भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दे ऑफन लैक्स द टैक्स पैरिटी विद द इक्विटी एंड अदर सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स। रिकवरी कॉन्फिडेंस वीक है। आईबीसी ने इम्प्रूव किया है। प्रोसीजरल डिले स्टिल 713 days एवरेज, बट स्टिल जो स्टैट्यूटरी लिमिट है दैट इज 330 days। Next is key initiative regarding the bond market in India by SEBI. First is transparency and governance. Issuer must disclose, ये issuer की responsibility है कि वो information disclose करेगा about their financial position, business operation and associated risk under the issue and listing of debt securities regulation. Revamped information repository of listed bonds 2021, centralized bond database है। Request for quote mechanism है for electronification of secondary corporate bond trading। Green fund guidelines देता है for the issuance of green fund 2017 and 23, infrastructure investment trust and real estate investment trust 2024। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो सेबी ने चलाए हैं। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आरबीआई ने चलाए और कुछ है यूनियन गवर्नमेंट वाले। आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म 2021 में आया था जो अलाउ करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को वो इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। रेपो इन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज 2016 में आया था। आरबीआई ने एक्सपेंड किया था एक्सेस टू रेपो ट्रांजेक्शन्स इन क्रेडिट डेट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इज मैंडेटरी मार्केट बोरोइंग फ्रेमवर्क 2018 में लॉन्च किया गया था। mandating the large corporates to raise at least 25% of their incremental borrowing during a financial year। अब यूनियन गवर्नमेंट की है कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है अंडर सेबी जो इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी के टाइम। इसके अलावा आईबीसी 2016 बॉन्ड इशुएंस अंडर अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। नीति आयोग ने रिकमेंड किया 3 फेज्ड बेस्ड रिफॉर्म स्ट्रैटेजी to reach a market size of 100 to 120 trillion by 2030। फेज 1 जो शॉर्ट टर्म है जो होगा 1 से 2 साल के लिए, जो फोकस करेगा ऑन स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेशन अक्रॉस वेरियस एजेंसी जैसे सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सेट्रा। स्टैंडर्डाइजिंग द डिस्क्लोजर नॉर्म्स और शेल्फ प्रोस्पेक्टस को रीडिफाइन करेगा, जैसे मार्केट एक्सेस बढ़ेगा फॉर द इशूअर्स। फेज 2 जो मीडियम टर्म होगा फ्रॉम 2 to 4 years, जो रिवैम्प करेगा आईबीसी के वाटरफॉल मैकेनिज्म को, जुडिशियल कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा और यूनिफाइड मार्केट डेवलपमेंट टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश करेगा। थर्ड फेज जो होगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म 4 to 6 years के लिए, ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स जहाँ पे हम डेवलप कर लेंगे फुल्ली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम विद अ पोटेंशियल independent bond market regulation and a blockchain enabled end-to-end digital infrastructure for issuance as well as settlement। Next topic is financial inclusion in India। आरबीआई ने लॉन्च की है न्यू स्ट्रैटेजी, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30 तक 5 ईयर का प्लान है जो लाया गया है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि एक्सेस मिले फाइनेंशियल सर्विसेज का, विद इन टाइम मिले और एडिक्वेट क्रेडिट का भी एक्सेस हो फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। सो दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के हिसाब से आरबीआई लॉन्च कर रहा है इसको। इट हैज़ राइजन स्टडीडली टू 67.0 इन 2025। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च किया गया था 2021 में, जो कैप्चर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरे कंट्री में वाइल रिप्रेजेंटिंग सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन। अकाउंट ओनरशिप देखें तो ग्लोबल फिनडेक्स 2025 ने हाईलाइट किया था कि अकाउंट ओनरशिप इन इंडिया पहुंच गई है अब 89% इन 2011 से। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है टू फ्रॉम 30.1 से लेके 85.6 फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज तक, सॉरी फिक्स्ड पॉइंट बेस्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तक पर लाख पॉपुलेशन 2019 से कंपेयर किया है इसको 2024 का जो डेटा था, तो 30.1 से इंक्रीज हुई है 85.6 तक।
डिजिटल ट्रांजेक्शन्स ये भी इंक्रीज हुए, इट्स सर्ज टू 493.22 इन मार्च 2025 और मार्च 2019 में थी 153.47। सो न्यू स्ट्रैटेजी 2025-30 तक जो चली थी, द स्ट्रैटेजी लेवरेज द गेन्स and progress made during the implementation of national strategy for financial inclusion 2019 से 24 तक जो रिलीज हुई थी 2020 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि लास्ट माइल एक्सेस को इम्प्रूव करें, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीज हो, उनको भी इम्प्रूव किया जाए एंड लेज आउट दी 5 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नेम एज पंच ज्योति बोला गया है अलॉन्ग विद 47 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स। ये एक्शन पॉइंट्स स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक्शन पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना एंड यूज ऑफ इक्विटेबल, रिस्पॉन्सिबल, सूटेबल एंड अफोर्डेबल बुकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करना ताकि फाइनेंशियल सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव की जा सके फॉर हाउस होल्ड एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब इनके लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे नेटवर्क ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को स्ट्रेंथन करना, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपैंड करना और माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना बाय इनोवेटिव सॉल्यूशंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अडॉप्टिंग जेंडर सेंसिटिव अप्रोच विमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एंड डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज जिससे फाइनेंशियल रेजिलियंस इंप्रूव हो हाउस होल्ड्स के लिए, स्पेशली अंडरसर्व्ड एंड वल्नरेबल सेगमेंट्स के लिए। तो इसके लिए एक्शन पॉइंट्स हैं, शेयर ऑफ विमेन को इंक्रीज करना, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई करना वल्नरेबल सेगमेंट्स को और उनके लिए स्पेशल फोकस्ड सर्विसेज हो और प्रोविजंस हो फॉर डिफरेंशिएटेड प्रोजेक्ट्स एंड डिलीवरी चैनल्स। नेक्स्ट इज सिनर्जाइजिंग लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट इकोसिस्टम और इनको लिंक करना फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। इसके लिए लेवरेजिंग स्किल इंडिया डिजिटल हब एंड लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो गैप्स को प्लग आउट करेंगी इन क्रेडिट और मार्केट लिंकेजेस एंड मिटिगेट द डेमोग्राफिक इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट इज लिवरेजिंग फाइनेंशियल एजुकेशन जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रमोट हो। अब इसके लिए एक्शन पॉइंट्स हैं, सस्टेनिंग एंड डीपनिंग द टारगेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबल इंडेप्टनेस को प्रमोट करना एंड गार्डिंग अगेंस्ट दी ओवर इंडेटेडनेस, डेवलप करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बेस्ड पब्लिक क्वेरी सिस्टम ऑन कॉमन बैंकिंग एंड फाइनेंसेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स। लास्ट इज स्ट्रेंथनिंग द क्वालिटी और रिलायबिलिटी दोनों को इंश्योर करना ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इनके लिए एक्शन पॉइंट्स हैं, एक्शन प्लान्स हैं, इफेक्टिव यूज हो सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम का, रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का टू अटेंड द साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स और डार्क पैटर्न्स को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स एंड द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके अंदर सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स खोले गए थे एंड एज ऑफ 2025 56 जन धन बैंक अकाउंट्स हैं ओपन किए जा चुके हैं, जिसमें से 55% विमेन होल्डर्स हैं, बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती है वो यूपीआई की वजह से होती है, तो ये भी डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने का एक स्टेप था। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन प्रोवाइड करता है अप टू 20 लाख इनको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, उनमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर में। इंश्योरेंस एंड पेंशन फॉर ऑल जन सुरक्षा स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, नेमली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, जो जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस के लिए था, अटल पेंशन ओल्ड एज इनकम पेंशन के लिए था। तो दैट दीज आर द इनिशिएटिव्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट इज बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, आरबीआई फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स through both brick and mortar branches and business correspondence BC model. कुछ challenges हैं in India's inclusion journey. First is dormant accounts. 23% of प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो accounts हैं they are dormant या operate dormant account हैं in the past year far above the 3.4% dormancy seen in comparable developing countries. बाकी countries से compare करें तो we have 23% of dormant accounts. Gender gap and social barriers, women होल्ड करती है 56% ऑफ जन धन अकाउंट्स, बट 28% ही उनमें से है जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करती हैं। सो देयर इज अ जेंडर गैप एंड
might be it is because of social barriers. Next is urban rural divide. 59% of urban adults वो यूज़ करते हैं यूपीआई या कार्ड्स, वेयर ओनली 14 to 27% ही ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में यूज़ करते हैं यूपीआई या कार्ड से ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट इज लो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस. फाउंडेशनल चैलेंज है ये इसका कि फाइनेंशियल लिटरेसी उस लेवल की नहीं है या लो है, as only 27% of Indian adults are financially literate World Economic Forum के हिसाब से. So that was about it. Next topic is insurance sector in India. Recently Parliament passed सबका बीमा सबकी रक्षा Amendment of Insurance Laws Act 2025. अब ये एक्ट अमेंड करेगा इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 को और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 को. इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा फॉर इंश्योरेंस कंपनी और ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा इन दी रेगुलेशन एंड इम्प्रूविंग द रेगुलेटरी ओवरसाइट. चैलेंजेस क्या है जो इंश्योरेंस सेक्टर को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज लो पेनिट्रेशन. कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर कम देखें जीडीपी के हिसाब से इट्स स्टिल एट 3.7%. नेक्स्ट इज कैपिटल कंस्ट्रेंट है, हाई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो रिस्ट्रिक्ट करती है एंट्री ऑफ स्मॉल प्लेयर्स एंड इंश्योरेंस कोऑपरेटिव्स. नेक्स्ट इज लिमिटेड फॉरेन कैपिटल एंड री इंश्योरेंस कैपेसिटी. रिस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई अलाउ नहीं है इस सेक्टर में. एंड हाई नेट ओन्ड फंड नॉर्म्स फॉर फॉरेन री इंश्योरर्स रिड्यूस करते हैं कैपिटल इनफ्लो और रिस्क शेयरिंग कैपेसिटी को, जिसकी वजह से सोल्वेंसी और प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी अफेक्ट होता है. रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म भी वीक है, लिमिटेड पावर है IRDAI के पास. फाइनेंशियल लिटरेसी भी कम है, हमने जस्ट ऊपर वाले टॉपिक में देखा. एंड मिस सेलिंग कंसर्न्स. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट और इनोवेशन गैप है, लिमिटेड इनोवेशन है इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और जिसकी वजह से इट रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी कि जिससे कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो सके. नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रेंट है. पब्लिक इंश्योरेंस फेस द इनएडिक्वेट कैपिटल फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस टू दी या फिर ओवर एक्सपोजर टू हेल्थ इंश्योरेंस एंड जिसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता विद द प्राइवेट प्लेयर्स. देर आर सम इमर्जिंग रिस्क जैसे साइबर थ्रेट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पेंडेमिक्स एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स एक्सपोजर जिसकी जो भी अफेक्ट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को. अब ये एक्ट कैसे एड्रेस करेगा इन चैलेंजेस को? फर्स्ट इज कैपिटल को बूस्ट करेगा. इसने अमेंड की है डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट या मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो चाहिए होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकेंड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज जिससे ज़्यादा फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे, फॉरेन इनफ्लो ऑफ करेंसी इंक्रीज होगा. री इंश्योरेंस, द एक्ट लोअर्स द नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन री इंश्योरेंस. जो पहले 5,000 था, नाउ 5,000 करोड़ था, नाउ इट इज़ 1,000 करोड़. ईज किया है रेगुलेटरी बर्डन को, शेयर करता है ट्रांसफर अप्रूवल थ्रेशोल्ड फ्रॉम 1% to 5% जिससे कॉर्पोरेट प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले भी कम होगा. इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एक्सटेंड किया गया है एंड IFSCs एग्जेम्पशंस एंड अडेप्टेशन जो अलाउ करता है इंश्योरेंस और इंटरमीडियरी दोनों को कि दे कैन ऑपरेट विद द मोर रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी. प्रोडक्ट इनोवेशन भी प्रमोट होगा और सॉल्यूशंस भी प्रमोट होंगे. इसके अलावा पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है, अवेयरनेस इंक्रीज करता है जिससे इट कैन हेल्प द एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स. फाइनेंशियल लिटरेसी रेज होगी एंड सेफगार्ड द पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट एंड इश्यूज कम होंगे जैसे मिस सेलिंग हो गया या अंडर इंश्योरेंस हो गया. IRDAI का ओवरसाइट पावर्स को इंक्रीज किया है, इट कैन सुपरसीड द बोर्ड्स, रेगुलेट रेम्यूनरेशन, इंस्पेक्ट कर सकता है इंटरमीडियरीज को और स्कीम्स अप्रूव कर सकता है फॉर ऑफ अरेंजमेंट जिससे गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी मैनेजमेंट जैसे इश्यूज, इनसे रिलेटेड इश्यूज को हैंडल किया जाएगा. नेक्स्ट इज LIC ऑटोनॉमी. द एक्ट ग्रांट्स LIC द ऑटोनॉमी टू ओपन, वो जोनल ऑफिसेज ओपन होंगे LIC के दैट अलाइंस विद द फॉरेन रेगुलेटरी कंप्लाइंस. IRDAI दे रखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर है इसका तेलंगाना में. मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद मिला था. अंडर द एक्ट इंश्योरेंस IRDAI एक्ट के अंदर इसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये. नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंडर एक्ट करता है. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को
इसके अलावा रेगुलेट, प्रमोट और इंश्योर करना कि ऑर्डरली ग्रोथ हो इंश्योरेंस सेक्टर की, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। रोल क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, रेगुलेशन देखता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखता है एंड मार्केट डेवलपमेंट पे फोकस करता है। 10 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन है, 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड देर आर 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। सो 10 मेंबर बॉडी, 1 + 5 + 4, एक चेयरमैन, 5 full time members and 4 part time members. So that was about it. Next topic is self-reliance in minerals and metals. Standing Committee on Coal, Mine and Steel presented 16th report. टाइटल क्या था? Self-reliance in minerals and metals. एक रोड मैप देता है इंडिया को जिससे हम इंपोर्ट कम करेंगे एंड हम अचीव कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का विजन। की डिटेल्स क्या है? स्टेटस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। मिनरल प्रोफाइल देखें तो इंडिया प्रोड्यूस करता है 95 मिनरल्स इंक्लूडिंग 4 फ्यूल, 10 मेटालिक, 23 नॉन मेटालिक, 3 एटॉमिक एंड 55 माइनर मिनरल्स। ग्लोबल स्टैंडिंग इन प्रोडक्शन, इंडिया सेकंड है क्रूड स्टील में, प्राइमरी एल्यूमिनियम में, रिफाइंड लीड में, थर्ड इन स्लैब, जिंक एंड क्रोमाइड, फोर्थ इन आयरन ओर एंड ग्रेफाइट। 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था टू 61.4% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखें तो माइनिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्स 2% इंडिया के जीडीपी को, स्लाइटली सिग्निफिकेंटली लोअर देन ऑस्ट्रेलिया दैट इज 12%, कैनेडा एट 6%। नेक्स्ट इज हाई सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिया सेल्फ रिलायंट है और नियर सेल्फ सफिशिएंट है इन आयरन ओर अराउंड 100%, क्रोमाइट 95%, लाइमस्टोन 93%, बॉक्साइट 85% एंड लाइमस्टोन 93% एंड सिलिमनाइट। इंपोर्ट डिपेंडेंस अगर देखें क्रिटिकल मिनरल्स में 100% डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे फॉर लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नाइबियम एंड गैलियम। सब्सटेंशियल रिलायंस है रिक्वायर्ड फॉर रॉक फॉस्फेट विच इज अराउंड 15% सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें सेल्फ सफिशिएंट है, मैग्नेसाइट एंड मैंगनीज ओर। रिफाइंड कॉपर में इंडिया करेंटली 40% इंपोर्ट करता है, दो कमिशनिंग ऑफ न्यू प्लांट्स लाइक कच्छ कॉपर लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द सेल्फ रिलायंस। अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? वो मिनरल्स जो इसेंशियल हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। देयर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और जोग्राफिकल कंसिडरेशन पोजेज सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज कोज हो सकती हैं अगर ये ना हो तो। इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स विच 24 इंक्लूडेड इन पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 1957, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है फॉर दी ऑक्शन। नेक्स्ट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो क्रूशियल हैं फॉर ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, स्पेशली द विंड टर्बाइन, ईवी मोटर्स एंड डिफेंस सिस्टम। मोनाजाइट इंडिया का प्रिंसिपल सोर्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, दैट इज फाउंड इन बीच सैंड्स एंड इनलैंड प्लेसर डिपॉजिट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे डू नॉट कंटेन यूरेनियम और थोरियम, उनमें नहीं होता, आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स while those containing them in an atomic minerals regulated by Department of Atomic Energy. Challenges क्या है in achieving the self sufficiency? First is regulatory delay, environment clearance की वजह से, forest clearance की वजह से, या फिर mine auction to operationalization delays. सेकेंड है inadequate processing, हमारे पास refining capacity limited है और processing general processing limit capacity भी limited है। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है 55% मिनरल्स इन 15 कंट्रीज, चाइना कंट्रोल करता है 90% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। टेक्नोलॉजिकल गैप है, हमारे पास एक्सप्लोरेशन इंटेंसिटी कम है, डीप सीटेड माइनिंग टेक्नोलॉजी कम नहीं है एंड लैक ऑफ ऑफशोर माइनिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन कंस्ट्रेंट है, सिर्फ 15% एरिया हमने कवर किया बाय एक्सप्लोरेशन एंड फोकस ऑन सरफेस डिपॉजिट, वी आर रिलाइंग ऑन द वन एक्सट्रीम ओनली। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डिले है, डिलेज में ओनली 63 आउट ऑफ 486 ब्लॉक्स आर ऑपरेशनल नाउ, 5 to 14.5 ईयर जेस्टेशन पीरियड है जिसकी वजह से भी डिले होता है। कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं टू इंक्रीज दी सेल्फ रिलायंस। फर्स्ट इज इन दी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स MMDR एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, MMDR एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन और न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर 29 डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
लेकिन नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लाया गया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2025 में टू एस्टैब्लिश द रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन अब्रोड, काबिल ए जॉइंट वेंचर ऑफ नाल्को, HCL एंड MECL ने बनाया था टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर द क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स ओवरसीज, पर्टिकुलरली लिथियम और कोबाल्ट। नेक्स्ट इज ऑफशोर माइनिंग के लिए ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट लाया 2023 में, अमेंड किया गया था, पहले आया था, जिसने इंट्रोड्यूस किए थे ऑक्शन। फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 13 ऑफशोर ब्लॉक्स was launched in 2024। नेक्स्ट कुछ फिजिकल मेजर्स लिए गए हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को एलिमिनेट कर दिया गया फॉर 25 क्रिटिकल मिनरल जिसमें कॉपर ओर्स एंड लिथियम आते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने भी इंडिया ने ज्वाइन किया है US लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन 2023 जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन को सिक्योर किया जा सके। कुछ रिकमेंडेशंस हैं, फर्स्ट इज इंटर मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग, एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की ज़रूरत है जो मॉनिटर करेगा पोस्ट ऑक्शन प्रोसेस ऑफ मिनरल प्रोजेक्ट्स। इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है प्रोडक्शन को, पेनल्टीज लगाई जाएं फॉर डिलेज और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं फॉर दी अर्ली प्रोडक्शन। अर्बन माइनिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, प्रमोट मिनरल रिकवरी, कहाँ से, ई वेस्ट से, इंडस्ट्रियल स्क्रैप से या EV बैटरीज से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो यूटिलाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को मिनरल्स को टारगेट करने के लिए। अपस्किलिंग की ज़रूरत है, माइनिंग कंपनीज को रेकमेंड किया जाता है कि वो अलोकेट करे परसेंटेज ऑफ CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड, जो वर्कफोर्स को अपस्किल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड स्टैट्यूटरी क्लियरेंस की ज़रूरत है कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स को फॉर इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस to reduce the gestation period between auction and production. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली टेबल्ड अ परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट इन पार्लियामेंट जिसका टाइटल था स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इस रिपोर्ट ने कुछ सीरियस कंसर्न्स दिए हैं अबाउट द डेटा इंटीग्रिटी लैप्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड लो प्लेसमेंट रेट्स इन स्कीम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी इसकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एनकरेज और प्रमोट करती है स्किल डेवलपमेंट को। ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन यूथ को इनेबल किया जाए कि वो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग ले और सिक्योर करे बेटर लाइवलीहुड्स टू फॉर्मली रिकग्नाइज इनफॉर्मली एक्वायर्ड स्किल्स थ्रू सर्टिफिकेशन। फेडरल कैरेक्टर में सेंट्रल और स्टेट दोनों मैनेज करती हैं, बाकी 70:25% फिजिकल टारगेट, 75 फॉर गवर्नमेंट एंड 25% टू दी स्टेट्स। अचीवमेंट्स 2015 से 1.6 करोड़ यूथ को ट्रेन किया जा चुका है अक्रॉस द फर्स्ट 3 फेजेस। 1.10 करोड़ बेनिफिशियरीज रिसीव्ड द स्किल सर्टिफिकेशन। फीचर्स क्या है, ट्रेनिंग टाइप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी है एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स है। इंसेंटिव का प्रोविजन, सर्टिफाइड कैंडिडेट्स रिसीव करेंगे मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफ 500 वाया DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जेंडर इंक्लूसिविटी का भी फीचर था, अप्रॉक्सीमेटली 45% कैंडिडेट्स विमेन थी जो विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को शो करता है। टेक्नोलॉजिकल से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इंक्लूड्स फ्यूचर रेडी डोमेन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और IoT। स्किल इंडिया डिजिटल हब ये प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है स्किलिंग, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट विद आधार ऑथेंटिकेटेड eKYC। कुछ इश्यूज हैं जो कैग ने हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट इज लो प्लेसमेंट रेट, कि सिर्फ 40% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स थे अंडर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और स्पेशल प्रोजेक्ट्स दे सिक्योर्ड वर्क, सो सिर्फ 41% प्लेसमेंट है। एंड वो भी दे आर कंसंट्रेटेड इन एपरल सेक्टर जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर्स। नेक्स्ट सेक्टर कंसंट्रेशन देखें तो 5 सेक्टर्स एपरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, लॉजिस्टिक्स एंड ब्यूटी अकाउंटेड ओवर 58% ऑफ ऑल प्लेसमेंट्स। सेकेंड इज डेटा इंटीग्रिटी लैब्स है। बैंक डिटेल्स ऑफ 94.53 पार्टिसिपेंट्स वर एंटर्ड एज जीरो, नल और लेफ्ट बैंक, और बैंक का कॉलम जैसे लेफ्ट छोड़ दिया गया उसमें। नेक्स्ट इज इनवैलिड एंट्रीज थी, जैसे ईमेल लिखे जैसे abc@gmail.com, मोबाइल नंबर, ये तो एंट्रीज भी इनवैलिड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी वोलेशन दिखाया गया है। कैंडिडेट्स वो सर्टिफाइड डिस्पाइट इग्नोरिंग द प्रिस्क्राइब्ड एज, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट इज टेक्निकल क्वालिफिकेशन लैप्सेस इन रोल्स रिक्वायरिंग प्रायर टेक्निकल एजुकेशन। 85.4% सर्टिफाइड कैंडिडेट्स ऐसे थे ओनली पोजेस द बेसिक लिटरेसी।
मॉनिटरिंग में भी कुछ लैक्यूनास थे, जैसे फोटोग्राफ सेम थी, सेंटर्स क्लोज पाए गए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड्स एक्सेट्रा। फंड भी अंडर यूटिलाइजेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 337.16 करोड़, उसका यूज़ ही नहीं हुआ है। स्किल गैप डिस्क्रिपेंसीज है, ट्रेनिंग इज नॉट कंसिस्टेंटली अलाइंड विद द स्किल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग डेफिसिट। फेज 3 में देखा गया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्लान विच वाज बेस्ड ऑन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्लान्स एंड नेशनल प्लान वाज नॉट प्रिपेयर्ड। 8 में से सिर्फ 2 ही सेलेक्टेड स्टेट ऐसे थे जिनके पास खुद के स्टेट्स के प्लान थे। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एजेंसीज, सर्टिफिकेशन अवॉर्ड किए गए ऐसी एजेंसीज के थ्रू जो नॉन एग्जिस्टेंट है या इनएलिजिबल है। कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कैग ने। फर्स्ट इज मार्केट अलाइनमेंट, कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को अलाइन करनी पड़ेगी स्किल ट्रेनिंग विद द माइक्रो लेवल स्किल गैप एंड जॉब रोल डिमांड्स अक्रॉस द स्टेट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्लान, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंश्योर करेगा। इंटीग्रेशन की जरूरत है विद UDISE, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डेटाबेस के लिए, जैसे आइडेंटिफाई कर सके स्कूल और कॉलेजेस को। स्ट्रिक्ट IT कंट्रोल की जरूरत है, आधार बेस्ड eKYC होना चाहिए ताकि फिक्शियस एंट्रीज ना हो। मॉनिटरिंग को इन्हांस करने की ज़रूरत है, एक डेटा रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए जो ओवरसाइट या मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करेगी ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट। NSDC 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर हुई है अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और अब अप्लाई करती है टू द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किलिंग इकोसिस्टम को कैटलाइज करना फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड बी द नॉलेज पार्टनर टू स्किल इंडिया मिशन टू बिल्ड एफिशिएंट वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव जो इंडिया के यूथ को एम्पावर करे। Operates as a unique public-private partnership under Ministry of Skill Development and Initiative. 49% share capital held by government and 51% by private sector. की इनिशिएटिव क्या है? PM विश्वकर्मा, जो एंड टू एंड होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल इन स्केलिंग अप देयर कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है इंडिया में जो डेडिकेटेड है टू द स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट। सीखो और कमाओ इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है टू 10,000 कैंडिडेट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। प्रोजेक्ट अम्बेर एक्सिलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन इनिशिएटिव है अंडर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प के अंडर। फंडिंग होती है इसको वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक का MSD प्रोग्राम के अंडर फंडिंग होती है, एम टू डिमॉन्स्ट्रेट improved employment and retention outcomes. I think I should stop here. So few topics are left, news in shorts bhi baki hai, so we'll cover that in next video. So if you guys are having any doubt or any suggestion, you can write them in the comment section. If you think that these videos are useful to you, you can subscribe the channel, you can share it with your circle. So see you in the next video. Till then, take care.